हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि लगभग सभी को बुक्स मिल गई हैं और जिन्हें नहीं मिली वो स्कूल आकर ले सकते हैं। दूसरी चीज़, अब इस चैनल के माध्यम से हमारे सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो भी आपको मिलते जा रहे हैं। तो जो भी वीडियो आपको मिलते हैं उन सभी का आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है, क्योंकि जुलाई के लास्ट वीक में हमारे यूनिट टेस्ट भी होने वाले हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स के 2 सब्जेक्ट के यूनिट टेस्ट इस मंथ में हैं। देयरफॉर आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, घर पर ही रहकर तैयारी करनी है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट दे सकते हैं ग्रुप में, या पर्सनली भेज सकते हैं, तो उसका भी अलग से वीडियो बना के भेज दिया जाएगा। लेकिन अच्छे से सारे प्रिपरेशन आपको करनी है। हम सीख रहे थे सांद्रता की इकाइयाँ, उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। मोलारिटी। मोलारिटी किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मोलारिटी, पहले ये समझते हैं। तो 1 लीटर विलियन में विलेय की मोल संख्या को मोलारिटी कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला बनाना है। तो बेटा किस में होता है, विलियन में, तो विलियन कहाँ आ जाएगा, नीचे। मोलारिटी को डिनोट करते हैं m से, और किसके मोल संख्या, विलेय के मोल संख्या। देयरफॉर विलेय के मोल ऊपर अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। आपका फॉर्मूला रेडी है। आप इसको सांकेतिक निरूपण देंगे तो m = n/v। नाउ अगर इसको हम थोड़ा एक्सपांडेड फॉर्म में रखते हैं, मोल का सूत्र होता है वजन बटे अणुभार। तो इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, m = विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का अणुभार गुणे विलियन का आयतन। अगर ये मिलीलीटर में है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से, और आपका सम इजीली हो जाएगा। तो सिंपली फॉर्मूला याद रखना है, m = n/v, या एक्सपेंडेड फॉर्म में भी आपको इस तरह करना है। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, बुक का उदाहरण ही है। उस विलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 मिली विलियन में घुला हो। तो इसमें मोस्टली बेटा आपको कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, जो मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको बताया। m = n/v तो होता है, बट मोल नहीं निकालना है, तो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ, विलेय का वजन। विलेय का वजन दिया हुआ है 5 ग्राम, देयरफॉर 5 सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका अणुभार होता है 40। आपको आयतन दिया हुआ है विलियन का 450 ml, देयरफॉर नीचे 450। मैंने अभी बताया था अगर मिलीलीटर में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए थोड़ा सा, तो डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 0.278 मोल पर लीटर। तो 1 मार्क क्वेश्चन या MCQ में इस तरह का छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आगे हम जाते हैं मोलरता की दूसरी इकाई, मोललता पर। इसकी दूसरी इकाई कौन सी है, मोललता। मोललता दोनों में फ़र्क है, रता और लता दोनों याद रखना है। मोलारिटी और मोलालिटी, फ़र्क सिर्फ इतना है, उसमें इसमें विलायक किस में होगा, किलोग्राम में। तो किसी विलियन की मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है। तो m = विलेय के मोल अपॉन क्या आ जाएगा, विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में। इसको भी हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखें तो मोल बराबर सेम चीज़, द्रव्यमान अपॉन अणुभार। तो द्रव्यमान अपॉन अणुभार गुणे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ओके, इसमें भी अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विलायक का द्रव्यमान अगर आपको ग्राम में दिया हो तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। नेक्स्ट इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2.5 ग्राम इथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलियन की मोललता की गणना करनी है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए रहता है, अणुभार। मोस्टली जितनी भी सांद्रता के सम्स हैं उनमें अणुभार इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो अणुभार निकालना आपको आना ही चाहिए। मैंने 11th की स्टार्टिंग में भी आपको कहा था कि कुछ तत्वों के परमाणु भार और उस पर से अणुभार ज्ञात करना सबको आना ही चाहिए कंपल्सरी, दैट इज़ द बेस ऑफ
दिस केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या सब में आपको अणुभार की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। CH3COOH का अणुभार निकालना है, तो CH3COOH 2 कार्बन है, इसलिए क्या है ये इथेनोइक अम्ल, सूत्र ना भी दिया हो तब भी आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो इथेनोइक अम्ल का अणुभार निकालेंगे तो आपका अणुभार आ रहा है 60 ग्राम पर मोल। उसके बाद मोलालिटी फाइंड करनी है, फॉर्मूला लगाएंगे, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का अणुभार गुणे 1000 अपॉन विलायक का द्रव्यमान। मैंने 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि जो विलायक का द्रव्यमान है वो किस में दिया हुआ है, ग्राम में। देयरफॉर 2.5 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू 75, दैट गिव 0.556 मोल पर kg। नाउ अब आ रहा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, विलेयता। विलेयता किसे कहते हैं? विलेयता क्या है? तो मैंने कई बार क्लास में इसका एग्जाम्पल दिया है। विलेयता आपने कई बार देखा भी होगा कि चीनी को अगर हम पानी में 1 गिलास पानी लेते हैं और चीनी को घोलना शुरू कर दें, स्टार्टिंग में वो लगातार घुलती जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसका घुलना बंद हो जाता है, यानी विलेय की और अधिक मात्रा पानी में नहीं घुलती है। तो यही विलेयता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी अवयव की विलेयता एक निश्चित तापमान पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा है। आई रिपीट इट, किसी अवयव की विलेयता एक निश्चित तापमान पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा है। अब ज़रूरी नहीं कि हर ठोस पदार्थ हर विलेय में घुलता है। जैसे कि चीनी और नमक है वो पानी में इजीली घुल जाते हैं, लेकिन नेफ्थेलिन जो है वो पानी में नहीं घुलता है। हमने एक पॉइंट तो सीखा था, ध्रुवीय विलेय और ध्रुवीय विलायक। तो ध्रुवीय पदार्थ हमेशा ध्रुवीय विलायक में विलेय होगा, अध्रुवीय अध्रुवीय में विलेय होता है। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब विलेय और विलायक मिलकर जब विलयन बनाते हैं तब विलयन 2 प्रकार के बनते हैं, एक संतृप्त विलयन और दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। अगर विलेय की और अधिक मात्रा विलयन में ना घोली जा सके, विलेय की अधिक मात्रा ना घोली जा सके, जैसे मैंने कहा कि चीनी और पानी का सॉल्यूशन बनाया आपने, चीनी जब घुलना बंद हो जाती है वो क्या होती है, विलेयता। और इस प्रकार जब विलयन बनता है तो उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। और जब तक विलेय की अधिक मात्रा विलयन में घोली जा सके उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है आपका ताप का प्रभाव। तो ठोस विलेय और द्रव विलायक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि प्रक्रिया उष्मा शोषक हो, दैट इज द एंथैल्पी इज ग्रेटर देन 0, तब तापमान बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। उसी का उल्टा अगर प्रक्रिया उष्मा क्षेपक है तो तापमान बढ़ाने पर विलेयता घटती है। दाब का प्रभाव क्या होता है? तो ठोस और द्रव पर दाब का प्रभाव कुछ खास पड़ता नहीं है, क्योंकि ठोस एवं द्रव दोनों ही अस्पंडीय यानी असंकुचितता का गुणधर्म रखते हैं, इसलिए दाब का प्रभाव नहिवत होता है ना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए इतना तैयार कर लीजिए।